नमस्कार साथियों। पिछले सेशन में हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री की अध्याय 2 के जो महत्वपूर्ण टॉपिक था उस पर अपना विवेचना प्रस्तुत किया था। आज हम पिछले क्लास में किए गए विवेचना को संक्षिप्त में रखते हुए आगे के टॉपिक्स पर विस्तृत विवेचना प्रस्तुत करेंगे। साथियों, हमने आरंभिक मानव के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि ये लोग मुख्यतः खाद्य संग्राहक आखेटक थे। वो लोग चीज़ों को चुनते थे और जंगली जानवरों को का शिकार कर अपना भोजन किया करते थे और इस वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहते थे। अर्थात वो लोग एक स्थान पर अस्थायी नहीं थे बल्कि वांडरर्स अर्थात घुमंतू की तरह जीवन बिताया करते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है इस पर भी चर्चा की थी कि उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले अवशेष जिसका जो पुरातत्वविद अध्ययन करते हैं और इतिहासकार इन चीज़ों को आपस में जोड़ जोड़ कर तथ्यों को रखने का प्रयास करते हैं और आरंभिक मानव के बारे में इन तथ्यों से हमें जानकारी मिलती है। रहने की जगह निर्धारित करना, इन चीज़ों के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इसमें भी हमने जो भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र था उसके बारे में बताया था और उसको हाईलाइट भी किया था कि इस मानचित्र में कुछ पूरा स्थल को दिखाया गया है। इसमें जो लाल त्रिकोण से दिखाया गया है वो पूरा पाषाणिक स्थल है और नीले रंग के वर्ग से नवपाषाणिक पूरा स्थल को दिखाया गया है, जबकि हरे रंग के वृत्त से महापाषाणिक पूरा स्थल और फिर बैगनी रंग से आरंभिक गांव और स्टार से आधुनिक नगर को दिखाया गया है। इन सभी तथ्यों की हमने चर्चा कर ली थी। इसी सिलसिले में आगे हम बढ़ते हैं तो हमने भीमबेटका जो आधुनिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जो एक पूरा पाषाणिक स्थल था, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे पूरा स्थल क्या होता है वो उसकी बारे में भी चर्चा किए थे कि उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया भी जाएगा। आग की खोज के बारे में भी बताया कि वहाँ पर कुरनूल की गुफा में जो राख के अवशेष मिले हैं और उनसे पता चला है कि ये लोग मांस आदि को पकाने के लिए, जंगली जानवरों को भगाने के लिए आग का उपयोग किया करते थे। नाम और तिथियों के बारे में भी चर्चा हुआ था और हमने बताया था कि प्राचीन जो शब्द है, प्राचीन काल के जो इतिहास है वो मुख्यतः पत्थरों पर आधारित था और प्राचीन था, इसलिए उसको पूरा पाषाण काल, आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा गया। यानी पाषाण काल मोटे तौर पर समझे तो पाषाण काल पत्थरों का काल, और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। ये 3 भाग थे, आरंभिक, उत्तर और मध्य पाषाण काल। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने पाषाण काल को भी विभाजित किया था। पाषाण काल में आप ऐसे मोटे तौर पर देखें तो पूरा पाषाण काल का जो समय है वो लगभग आदि प्रारंभिक समय से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पहले तक का जो समय है वो पूरा पाषाण काल कहा जाता है और 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक का समय को मध्य पाषाण काल, जबकि 10,000 साल से बाद का समय जो सिंधु घाटी सभ्यता के से पहले तक का समय है उसको नवपाषाण काल के रूप में जाना जाता है। तो इन सभी तथ्यों को हमने पिछली क्लास में चर्चा कर लिया था। आज का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है बदलती जलवायु। तो साथियों, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो साथियों, लगभग 12,000 साल पहले ये जलवायु में बदलाव होने के कारण
नए नए घासों का उदय हुआ और उससे नए नए जानवरों जैसे बारहसिंगा, भेड़, बकरी इनका प्रादुर्भाव हुआ। मनुष्य भी इनके पीछे पीछे आया करते थे और इन जानवरों को पालने के उद्देश्य से वो क्या खाते हैं, कब उनका प्रजनन काल होता है, वो बच्चों को कब जन्म देते हैं, इन सभी तथ्यों की जानकारी रखने लगे और इन्हें पालतू भी बनाने लगे। साथ ही मछली भी उस समय एक महत्वपूर्ण भोजन के रूप में भी सामने आया। आगे बढ़ते हैं तो खेती और पशुपालन की शुरुआत, ये महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस दौरान महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिन जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया होगा वह कुत्तों का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। तो साथियों, यहाँ जो महत्वपूर्ण बात आपको जानना यह है कि पहले प्राकृतिक रूप से गेहूं और जौ महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाकों में उगा और लोगों ने बाद में से बटोरना शुरू किया और उसके बारे में विस्तृत जानकारी कि कब पकते हैं और तब वो इनको सहेज कर समय से उगाने लगे और उनका संरक्षण करने लगे, तो वो कृषक बन गए। ठीक इसी तरह जंगली पशुओं को भी, जो पशु थे उसको चारा देने लगे, खिलाने लगे और उनको पालने लगे। इस तरह से वो पशुपालक भी बन गए। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि सबसे पहले मानव ने कुत्तों को पालतू बनाया। धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवर को भी उन्होंने पालना शुरू किया। तो ये आपको जानना है। जो अब महत्वपूर्ण यहाँ है कि बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर हमने जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। तो साथियों, उन लोगों ने देखा होगा कि कौन से जानवर पशुपालन के योग्य है, कौन सी जो बीज है वो फिर से उगाने योग्य है। उन चीज़ों को संभाल कर रखते थे और फिर से उसे उगाते थे, पशुओं को पालते थे। और पशुओं को ज़्यादातर जो लोग पालते थे वो ऐसे पशु को पालते थे जो छोटे सींग वाले होते थे, छोटे दांत वाले होते थे, अर्थात तो जो कम खतरनाक होते थे। इन्हीं पशुओं को लोग पालते थे। आप यहाँ जो तस्वीर में देख रहे हैं साथियों, ये दो दांतों का तस्वीर है, दो दांतों का चित्र है। इनको देखते हैं, इन दांतों को देखो, इनमें कौन सा जंगली सुअर का और कौन सा पालतू सुअर का आप पता लगा सकते हैं। जो बड़े वाले होंगे वो जंगली सुअर का होंगे और जो छोटे वाले होंगे वो पालतू सुअर का होंगे। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है। करीब 1200 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। आप समझ गए होंगे 1200 साल पहले ये कृषि की जो वास्तव में शुरुआत हुई, बसने की प्रक्रिया शुरू हुई। कृषि के बाद लोग अब बसने लगे। अब उन्हें एक स्थान पर रहना है, क्योंकि ये जो बीज बोते थे वो कैसे उगेंगे, उसका देखभाल करना है, उसे संरक्षित रखना है, अन्य जानवरों से उसे बचाना है। पशुपालन के लिए भी कब पशु को पालना है, वो किस महीने में बच्चे को जन्म देंगे, इन सभी चीज़ों के लिए मनुष्य बसने लगे। और इस सिलसिले में जो सबसे पहले जो फसल का प्रयोग किया गया वो गेहूँ तथा जौ था। और जानवरों की बात करें तो कुत्ते थे, उसके बाद भेड़, बकरी आते हैं। अगली जो टॉपिक है दोस्तों वो है एक नवीन जीवन शैली। किसी पौधे के बीज को एक बार देखिए, आप पाएंगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो इनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकाने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे।
कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाके में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। तो दोस्तों, अब जब वो लोग कृषि करने लगे तो अब उनको सुरक्षित खाने के लिए, फिर से उगाने के लिए, इन बीजों को सुरक्षित रखना, इन सभी चीज़ पर ध्यान देना पड़ता था। और इनको रखने के लिए उन लोगों को बर्तन की आवश्यकता हुई और वो लोग बड़े बड़े बर्तनों को भी बनाने लगे, टोकरियाँ बुनने लगे, मिट्टी के बर्तन से बनाए जाने लगे। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप सुने इसे। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। यानी जानवर एक चलता फिरता भोजन था मनुष्य के लिए, आदि मानव के लिए। उनसे दूध भी मिलता था, कुछ जानवरों से मांस भी प्राप्त करते थे। तो इस तरह से वो एक चलते फिरते खाद्य भंडार था। यानी पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। आओ प्रारंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13। हमने देखा भी था, फिर देखेंगे साथियों, पहले पढ़ लेते हैं। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में है और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में भी पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का भी पहचान कर सकते हैं। तो साथियों, इसमें कह रहा है कि आप जो हमने डिस्कस किया था, भारतीय उपमहाद्वीप का मैप था, उस मैप को देखने के लिए कह रहा है। और उस मैप में जो नीले वर्ग से स्थान दिखाए गए, वहाँ पर जो प्रारंभिक मानव के रहने के स्रोत मिले हैं, वो नीले वर्ग से दिखाए गए हैं। हम इसे फिर से आप सबके सामने हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो मानव रह रहे थे, आरंभिक मानव बस्तियाँ बनाकर रह रहे थे, पशुपालन और कृषि भी करते थे। तो इस सिलसिले में जब हम देखते हैं तो सबसे उत्तरी स्थिति हम देखते हैं, तो उत्तरी स्थिति में हमें बुर्जहोम मिलता है जो कि वर्तमान कश्मीर में। इस तरह से पश्चिमी स्थिति में पश्चिम के क्षेत्र में जाए तो मेहरगढ़, जैसा कि आपने पहले के लेक्चर में भी देखा होगा, सुलेमान और कृथर हिल्स, जहाँ से गेहूँ और जौ के प्रमाण मिले। जब हम इस मैप के पूर्वी हिस्से में बढ़ते हैं तो पूर्वी हिस्से में हम पाते हैं कि यहाँ पर दाओजली हेडिंग है, जो यहाँ पूर्वोत्तर भारत में है। दाओजली हेडिंग जो शायद असम में पाया जाता है। बिहार में भी आरंभिक मानव के जो स्रोत मिले हैं उसमें चिरांद है, इसको आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा है, जहाँ से चावल का प्रयोग मिला है। महागढ़ा है। इसी तरह से अगर हम दक्षिण भारत में बढ़ते हैं तो दक्षिण भारत में हल्लूर और पय्यमपल्ली ये क्षेत्र मिले हैं, जहाँ से आरंभिक मानव अर्थात नवपाषाण काल में लोग वहाँ पर रहते थे। अर्थात ये नीले वर्ग से दिखाए गए जो क्षेत्र हैं वो नवपाषाणिक पूरा स्थल है। तो साथियों, अभी तक आप सब ने जिन तथ्यों को हमने रखा, निश्चित रूप से समझ गए होंगे। और इनमें यदि आपको कोई परेशानी हो रही है कि कोई भी चीज़ अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई आपको कन्फ्यूजन है तो हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि एक नवीन जीवन शैली, अब जो नए टॉपिक के रूप में, अच्छा इसका भी हमने डिस्कशन कर लिया था, और जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार है, इसकी भी चर्चा कर ली थी। तो अब जो आ रहा है अस्थायी जीवन की ओर, अब जिन टॉपिक पर हमें चर्चा करना है वह अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थल और झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम। वर्तमान में कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। अब देखिए, बुर्जहोम में जो नवपाषाणिक मनुष्य थे वो
जमीन के नीचे गड्ढे में घर बनाते थे, गड्ढे के नीचे, और उस घर को गर्तवास कहा गया। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि में आप देखेंगे कि दो दो रसोइयाँ लोगों के पास होती है, जहाँ ज़्यादा ज़मीन होता है, ज़्यादा बड़े अंगना होते हैं, घर होते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर लोग रसोई का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाणिक उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो साथियों, ये आप कुछ औजार को देख रहे हैं। ये नवपाषाणिक काल में और पत्थरों को पॉलिश करके नए नए रूपों में नुकीले औजार बनाए गए, और इसलिए इन औजार को नवपाषाणिक औजार कहा गया, और इस युग को नवपाषाण युग कहा गया, क्योंकि पत्थरों को अब नुकीले तौर पर बहुत ही बेहतरीन और नुकीले औजार पत्थरों से बनाए जाने लगे थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि इस युग में पुरापाषाण या मध्यपाषाण काल के औजार नहीं थे, ये सब भी थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई स्थानों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों को हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो साथियों, आप देखे होंगे कि अब नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तन तब मिले हैं। पहले मिट्टी इन बर्तनों का उपयोग अन्न का भंडारण करने के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में अब इनमें खाना भी पकाया जाने लगा। और नवपाषाण काल में गेहूँ, चावल, दाल, दलहन, ये सब को महत्वपूर्ण हिस्सा, भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे ये सब चीज़। लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, इसके लिए कपास के पौधे भी उगाए जाने लगे थे। अब प्रश्न ये है कि साथियों, क्या ये परिवर्तन आपने देखा कि पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, ये अचानक हो गए होंगे और एक ही साथ हुए होंगे? नहीं, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय हुए होंगे, लेकिन मोटे तौर पर उनका विभाजन किया गया है। आज भी हम देखते हैं कि आज 21वीं शताब्दी में भी अगर अपने देश भारत की बात करें, अपने राज्य बिहार की बात करें, तो क्या पटना के लोगों का जो जीवन शैली है, जो उनके जीने की शैली है, और जितना वो आगे बढ़े हुए हैं पटना में, जो नगरों, पटना खास करके नगर के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, क्या ग्रामीण पृष्ठभूमि में भी वो चीज़ है? शायद वो नहीं होंगे। और सुदूर अगर बात करें कि इस बिहार में ही कोई सुदूर ग्रामीण इलाका है, तराई का क्षेत्र है, क्या ये सभी सुविधाएं वहाँ भी है? नहीं है। तो ये परिवर्तन एक साथ नहीं हुए होंगे, यही जानना है। ये धीरे धीरे हुए होंगे। लेकिन एक बात है कि आज जब जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, निश्चित रूप से कल लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो अब सूक्ष्म निरीक्षण के रूप में यहाँ मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु की बात यहाँ कर रही है। अब क्या व्यवस्था था यहाँ पर, उसकी बात करते हैं। मानचित्र मेहरगढ़ को आप सब देख ही लिए होंगे। भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में, यह ईरान भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर हिस्से में ये क्षेत्र पाया जाता है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। इसकी चर्चा हमने कर ली है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां भी मिली है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे। घरों के अवशेष भी मिले हैं। साथियों, आप देख सकते हैं कि मेहरगढ़ में घरों के अवशेष भी मिले हैं। इन घरों को आप देख सकते हैं, और इसमें 4 या इससे अधिक कमरे भी थे, और उनमें से अधिकांश घर भंडारण के काम में आते थे, यानी अन्न का भंडारण उसमें किया जाता था। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा।
तो प्राचीन काल में जो मेहरगढ़ में जो शव के अवशेष मिले हैं, उसमें मनुष्य के साथ पशुओं के भी, जानवरों के भी, पालतू पशुओं के भी अवशेष मिले हैं। तो वे सम्मान की भाव से रखते होंगे, या संभवतः ये धारणा होगी कि मृतक मरने के बाद भी परलोक में भी इन चीज़ों को खाएंगे, उपयोग करेंगे, इसलिए वो रखे जाते होंगे। और साथियों, अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि में या शहर में भी आप भी अपने सनातन संस्कृति में देखेंगे, ये हिंदू रीति रिवाज में आप देखते हैं, तो आज भी ये प्रक्रियाएं बहुत मात्राएं में होती है, बहुत जगह होती है कि मृतक के लिए कुछ सम्मान रखे जाते हैं, उनके नाम कुछ चीज़ों को दान किया जाता है, लोगों के बीच रखा जाता है। तो ये अलग फॉर्म में रखा जाता था, उन समय उसको ज़मीन के अंदर ही गाड़ दिए जाते थे, ये उसका उपयोग करेंगे। तो साथियों, कैसी लगी ये विवेचना ज़रूर बताएंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप सबके बीच तथ्यों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत अच्छा ना हो, बहुत गलतियाँ होती हो, लेकिन एक बात है कि ये तथ्य जो है वो बहुत ही प्रामाणिक तथ्य है। एनसीईआरटी के तथ्यों को हम आपके बीच रख रहे हैं, और अगर आप इन तथ्यों को सही से देख लेते हैं, 2-3 बार सुन लेते हैं, तो निश्चित रूप से इतिहास के प्रति आपका एक समग्र सोच बनेगा और आगे इतिहास को समझने में आपको बहुत मदद मिलेगा। एक वर्ग 6 की तथ्यों को रख रहे हैं, लेकिन ये हर कंपटीशन में काम आने वाला है। शिक्षक भर्ती हो या अभी जो आने वाले भी कंपटीशन्स हैं, जो कोई भी कंपटीशन है, यहाँ तक कि साथियों आपको बता दें कि भारत में जो यूपीएससी सब सर्वोच्च लेवल का कंपटीशन होता है, इनमें भी इन जगहों से क्वेश्चन को उठाया जाता है, तथ्यों को उठाया जाता है। तो आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है कि इसे अंत तक सुनिए, 1-2 बार सुनिए, थोड़ा लाइक, शेयर, कमेंट्स भी कीजिए और कुछ प्रतिक्रिया दीजिए ताकि इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। इसमें संसाधन का अभाव है, बिल्कुल एक मोबाइल के माध्यम से आपके बीच तथ्यों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट्स को हूबहू आपके बीच रखते हैं, कोई एडिटिंग नहीं, कोई अतिरिक्त इंस्ट्रूमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है। तो उसमें कमियां होगी, हमें मालूम है, लेकिन तथ्य ऑथेंटिक है और प्रामाणिक है, इसलिए आप इसे सुने। और निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, थोड़ा शेयर करें। आप इन चीज़ों को बढ़ाइए, अच्छी चीज़ है। जितने लोगों के पास जाएंगे उतने लोगों का भला होगा, वो चीज़ों को समझने में उन्हें मदद मिलेगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे वीडियो जो आप चैनल को देखेंगे, तो उसमें हमने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में चीज़ों को रखने का प्रयास कर रहे हैं, और सामान्य भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, एक बार फिर से आप सबसे विनम्र निवेदन प्रार्थना कि इस वीडियो को देखिए, सुनिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।